जिसने जम के बदमाशी बचपन में ना की हो वो शांत हो नहीं सकता। इसलिए मेरा मानना है कि जो बच्चे बहुत सीधे हैं वो बच्चे नहीं हैं। एक बच्चे को ऐसा होना चाहिए कि वो छठी का दूध याद दिला दे पेरेंट्स को, टीचर्स को। तो मैं वैसा ही था। स्कूल लाइफ में एक बार ऐसा हुआ था कि झगड़ा हो गया था एक लड़के से, तो फिर 15-20 दोस्तों को ले जाके उसको पीटा था बहुत। तो ऑर्गेनाइज गुंडागर्दी आप कह सकते हैं, पहली बार 7वीं-8वीं क्लास में की थी। आदमियों के लिए बहुत मुश्किल तो ये है कि किसी के दुख में हंसे बिना कैसे रहें। इसलिए कहीं किसी की डेथ हो जाए, आप बिहेवियर देखिए आदमी और औरत का। वहाँ महिलाएं जब जाती हैं जी, और कई महिलाएं बैठी हैं आराम से बात कर रही हैं, एक और महिला आई, सब मिलकर रोती हैं जी। एकदम ऑर्केस्ट्रा की तरह से चलता है। तो वो जो महिलाएं शांति से बैठ के बात कर रही हैं, एक की और आती सब कैसे रोने लगती है, मैं नहीं समझ पाता, क्योंकि उनका अपने इमोशंस पे ऐसा कैसे कंट्रोल है। तो अच्छा, आदमी लोगों को आप वहाँ देखेंगे 1-8 मिनट हाथ रख के बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा लग रहा है। फिर 6-7 आदमी जहाँ बैठेंगे 2-4 मिनट चेहरा नीचे करके सीरियस होंगे, फिर खुसर खुसर शुरू कर देंगे, हमारा काम ठीक चल रहा है। तो आदमियों के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि उनकी परवरिश में उनको सिखा देते हैं कि रोना कमजोरी का लक्षण है। लोग बहुत शांति से बैठकर आपकी बातें सुनते हैं, तो बहुत रॉ सवाल है, पर क्यों? आपके अकॉर्डिंग क्यों? मतलब अगर बात स्टूडेंट्स की हो रही है तो सरप्राइजिंगली उसके पीछे मेरा व्यू ये है कि मैं स्टूडेंट लाइफ में बहुत खराब स्टूडेंट रहा हूँ। बहुत खराब मतलब अच्छा नहीं रहा हूँ, बहुत खराब तो शायद नहीं था। तो जब आप सबसे आखिरी बेंच पर बैठते हैं स्टूडेंट लाइफ में, सारी शरारतें करते हैं, बहुत सीरियस नहीं होते पढ़ाई को लेकर, आपके पेरेंट्स को आपकी चिंता बहुत ज़्यादा होती है कि ये कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और फिर जब आपको पढ़ने का शौक हो जाता है तो पढ़ाते समय मुझे ये अपने आप समझ में आता है कि सबसे पीछे बैठा बच्चा क्या नहीं समझ पा रहा होगा, क्योंकि मैं उस फेज को लंबे समय तक जी चुका हूँ। सो मे बी आई हैव एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट ही और शी नीड्स। वहां से बात को शुरू करना। फिर मुझे मेरे पेरेंट्स ने बचपन से डिबेटिंग में उतारा स्कूल के मंच पर, तो 2000 बच्चों के सामने मैं स्कूल टाइम में खूब डिबेट्स बोलता था, पोइट्री बोलता था। वो जो एक्सपीरियंस मिलता गया, फिर मैंने यूनिवर्सिटी लाइफ में बहुत डिबेटिंग की और मतलब स्टेज एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा की। मुझे लगता है कि उन एक्टिविटीज़ ने मुझे बोलने का तरीका सिखाया। हंसी मजाक करना मेरी बचपन से आदत रही है, फितरत रही है। तो बोलने का कॉन्फिडेंस, हंसी मजाक करने की क्षमता, सबसे कमज़ोर बच्चे के मन में क्या दुविधाएं होंगी उनको समझ पाना, और फिर अंत में मेरा स्वधर्म जो है, जिसको गीता में कहते हैं कि आप वही काम सबसे अच्छा करेंगे जो आपका स्वधर्म है। मुझे लगता है कि मेरा स्वधर्म दरअसल पढ़ना पढ़ाना ही है। सो व्हेन आई टीच आई फील लाइक आई एम इनटू स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। इस साल पेपर सबसे टफ पेपर था हाँ, सुनने में आया? प्रीलिम्स अभी जो हुआ कुछ दिन पहले रिजल्ट्स निकले? रिजल्ट्स आ गए। ओके, क्या आपको पता चल जाता कोचिंग के दौरान कि किस किस को सफलता मिलेगी और किस किस को सफलता नहीं मिलेगी? आइडिया लग जाता है। Okay. ये ठीक वैसे ही जैसे आपको पॉडकास्ट के दौरान अंदाजा हो जाता होगा कौन सा कितना चलेगा, जी, कुछ कुछ वैसे ही है। एक इंट्यूशन का लेवल आ जाता है कोई भी काम करते हुए, लंबे समय तक आप कोई काम करते हैं, सो यू गेट टू अंडरस्टैंड हु हैज द पोटेंशियल टू गेट थ्रू। आइडिया हो जाता है। कांग्रेट्स टू एवरीवन हु सक्सीडेड। पर जिन लोगों को सफलता नहीं मिली, पहले उनके दिल को एड्रेस करते हूँ, आप एड्रेस कीजिए। इस बार का जो प्रीलिम्स का पेपर था 2023 वाला, वो अब तक का सबसे मुश्किल पेपर हम कह सकते हैं। मतलब 20-25 साल से मैं देख रहा हूँ प्रीलिम्स, वो सबसे मुश्किल पेपर था। लेकिन इसमें एक बार ध्यान रखिए, 2 पेपर्स होते हैं, आपको शायद आइडिया हो। एक जनरल स्टडीज का है जिसके बेस पे मेरिट बनती है, एक सी सेट है जिसके बेस पे सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। जनरल स्टडीज का पेपर बहुत मुश्किल था, थोड़ा सा इस बार कंसेप्चुअल की जगह उन्होंने फैक्चुअल एलिमेंट ज्यादा डाल दिया था। और उसमें चिंता की बात इसलिए नहीं होती कि जनरल स्टडीज में देखिए, जैसे 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 6 लाख लोग एग्जाम देते हैं, लगभग 5-6 लाख लोग, 12 से 15 हजार के बीच में प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं। पेपर कितना भी मुश्किल आ जाए, क्वालिफाई 15 हजार ही करेंगे, 14 हजार ही करेंगे। तो पेपर मुश्किल आने से अल्टीमेटली क्या होगा, कट ऑफ कम चली जाएगी। टॉप 14,000 हैव टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स स्टेज। इसलिए वो पेन तो होता है कि बहुत मुश्किल पेपर है, बट अल्टीमेटली 14,000 हैव टू क्वालिफाई। ये हो सकता है कि एक सेगमेंट से क्वेश्चन ज्यादा आ गए, एक से ज्यादा मुश्किल आ गए, तो जिनका उसमें कमांड थी वो फायदे में आ गए, जिनके उसमें कमांड कम थी वो नुकसान में आ गए। बट जनरली 14,000 हैव टू गेट सिलेक्टेड इन द प्रीलिम्स। सी सेट क्या है कि वो क्वालिफाइंग है, वी हैव टू स्कोर 1/3 33% मार्क्स इन दैट पेपर। उसमें मैथ्स आता है, रीजनिंग है और कॉम्प्रिहेंशन है। यूपीएससी पिछले 3-4 साल से मैथमेटिक्स का पोर्शन न केवल बढ़ा रही है, जो कि ठीक है, लेकिन वो एक अनुपात होना चाहिए ना। पहले क्या था कि 80 क्वेश्चंस में से लगभग 1/3 होते थे कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग, मैथ्स। सो इवन इफ ए स्टूडेंट इज नॉट वेरी गुड इन मैथ्स, ही और शी कैन मैनेज विद द हेल्प ऑफ रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, बिकॉज 27 क्वेश्चंस आर टू बी करेक्टेड। तो यूपीएससी ने मैथ्स का थोड़ा सा प्रपोर्शन बढ़ाया, बढ़ते बढ़ते वो करीब 40 क्वेश्चन तक आ गया 80 में से। वो भी लोग मैनेज करते हैं इसी तरह से, क्योंकि बाकी 40 क्वेश्चन तो हैं ही, और मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चे।
इस बार जो मैथ्स के क्वेश्चंस आए हैं, आईआईटी के बहुत सारे बच्चों ने ये कहा मुझसे, जो सिलेक्ट हो चुके हैं, उन्होंने ये कहा कि पेपर देख के हमारे होश उड़ गए। बहुत सारे बच्चे जो आईआईटी से बीटेक है, उनका सीसेट नहीं हुआ है। सच लेवल ऑफ मैथ्स क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन जो कैट के एग्जाम में आते हैं, एग्जैक्टली वो सवाल पूछे गए हैं। एक पिटीशन कुछ बच्चों ने लगाई कैट में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में, और रिजल्ट आ गया है। तो उससे ये जो डिफरेंस आया इस बार, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो सिलेक्ट हो चुके हैं ईएस में, मतलब आईपीएस में हो गए, आईआरएस में हो गए, एंड दे वर ट्राइंग टू इंप्रूव देयर रैंक। बड़ा सरप्राइजिंग है। मैं करीब ऐसे 50 लोगों को जानता हूँ जिन्होंने फिर से एग्जाम दिया आईआरएस आईपीएस बनने के बाद। उनमें से कम 30-35 से प्रीलिम्स नहीं हुआ इस बार। लेकिन अल्टीमेटली प्रीलिम्स तो हुआ ही है 14,000 लोगों का। तो ऐसे लोग जिनका मैथ्स अच्छा था, बाकी बहुत आइडिया शायद नहीं था एग्जाम का, उनका हो गया। तो मेंस में कंपटीशन थोड़ा सा कम हो गया इस बार। होना क्या चाहिए यूपीएससी को, मुझे नहीं पता क्या अप्रोच है उनके, क्या समझ है। प्रीलिम्स का एग्जाम स्क्रीनिंग टेस्ट है, आप इतना मुश्किल कर देंगे कि बहुत सारे योग्य लोग वहीं खत्म हो जाएंगे। इतना मुश्किल, और मुश्किल भी उन चीजों में जिनका यूपीएससी में करियर से बहुत लिंक है नहीं। एक बेसिक लेवल की डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, बेसिक मैथ्स, परसेंटेज, एवरेज, प्रोपोर्शन समझ में आता है, आना चाहिए। स्टैटिस्टिकल टूल्स आने चाहिए, समझ में आता है। और अब आप नंबर सिस्टम के नाम पर कैलकुलस के लेवल के सवाल पूछेंगे जिनका कोई मतलब नहीं है उसके करियर से, और है भी तो इतना कि ट्रेनिंग में आराम से कोई सीख लेगा। तो मेरे ख्याल से वो पेपर बनाने वालों की पॉलिसी में या तो कोई अंडरस्टैंडिंग मिस्टेक है, या इस बार एक एक्सीडेंट हुआ है, अगली बार से ठीक हो जाएगा। किसी का ब्रेकअप हो चुका है, उस कोई पीड़ा से गुजर रहा है और स्टूडेंट्स पर वो पीड़ा पास ऑन कर रहा है मुश्किल पेपर के थ्रू। हाँ, हो सकता है, ये हो सकता है। मैं अक्सर कहता हूँ कि असल में बहुत कम लोग हैं जो डिटैच होकर काम कर पाते हैं। जी, जैसे अगर मैं जिंदगी में, जैसे आपका एग्जांपल है, आपका ब्रेकअप हुआ कुछ दिन पहले, जैसे आपने बताया, अब आपके मन में दो बातें हो सकती हैं। आपको जितना मैं समझ रहा हूँ आपके मन में दूसरी बात ही होगी, लेकिन मैं एक समझाने के लिए कह रहा हूँ। कुछ लोग इस माइंडसेट में आ जाते हैं कि मेरा हुआ है तो फिर कोई भी प्रेम ना कर पाए दुनिया में, कोई भी करेगा तो मुझे जलन होगी, चुभन होगी। ये वो स्थिति है जब मैं चाहता हूँ कि मेरा दुख हर आदमी का दुख बन जाए। जी, और सुख के मामले में उल्टा चाहते हैं कि सबका सुख मेरा सुख हो जाए और दुख मेरा सबका हो जाए। इंसान के बड़े होने का मतलब है कि जब दुख हो तो वो अकेला झेले, सुख हो तो बांटे। तो मेरा ब्रेकअप हुआ लेकिन किसी और का ना हो, जी, और मैं तो वजह नहीं बनूं, एक ही अप्रोच है। यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, मैंने कई एग्जामिनर्स को, क्योंकि मैं टीचिंग की दुनिया में हूँ, डीयू में भी पढ़ाया मैंने कुछ समय तक, तो एकेडमिक्स के लोगों को जानता हूँ। कम लोग हैं जो अपनी कुंठाओं से बाहर निकल पाते हैं। बहुत लोग इस कुंठा में, फ्रस्ट्रेशन में जिंदगी भर रहते हैं कि मैं जो नहीं कर पाया था कोई और कैसे कर लेगा। और ये सैडिज्म होता है, जी, सबकी जिंदगी में दुख पैदा करना और उसको एंजॉय करना। जी, मेरे ख्याल से सबसे गहरी ट्रेनिंग एकेडमिक्स में, एजुकेशन में ये चाहिए कि एक कायदे का इंसान कैसे बना जाए, और बिना सैडिस्ट हुए दूसरों की खुशी में थोड़ी अपनी खुशी तलाशने की आदत हमें पड़ जाए तो बेहतर है। एम्पैथी की ट्रेनिंग। एम्पैथी की ट्रेनिंग out of 80. So if you can do 31 questions out of 35 right, you are through. और ये इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ तक कि 35 क्वेश्चन में 30 भी ठीक कर देंगे और बाकी 45 क्वेश्चन छोड़ भी देंगे, तब भी क्वालिफाई कर लेंगे। और जो लोग इसे अपना लास्ट अटेम्प्ट मानते हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहूंगा कि या तो मैथ्स सीख लें, अगर मैथ्स में दिक्कत बहुत ज्यादा है तो रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन में खूब प्रैक्टिस करें। ओके, इतनी प्रैक्टिस करें कि वो, क्योंकि क्या होता है कि 80 क्वेश्चंस 120 मिनट में करने हैं, तो यू हैव 1.5 मिनट्स पर क्वेश्चन। बट इफ यू डिसाइड दैट यू विल अटेम्प्ट ओनली 40 क्वेश्चंस, देन यू हैव 3 मिनट्स पर क्वेश्चन। तो हर क्वेश्चन में 3 मिनट लगाने का चांस मिल जाता है, और वो 2 ही सेगमेंट्स करें, 40 ही क्वेश्चंस करें। जब क्वालिफाई ही करना है, 27 क्वेश्चंस ही करने हैं। होता क्या कि मैथ्स के क्वेश्चन जिन्होंने उठाए इस बार पहली बार, मुझे एक आईआईटी के बच्चे ने बताया कि 8 मिनट पर क्वेश्चन की एवरेज इस बार आ रही है जो सॉल्व कर रहे हैं। इतना मुश्किल पेपर है। अब क्वेश्चन पेपर की डिमांड है 1.5 मिनट में क्वेश्चन करना है, आपके क्वेश्चन का लेवल 8 मिनट वाला है, तो जो मैथ्स में उलझा जनरली फंस गया। सो आई विल सजेस्ट थ्रू योर पॉडकास्ट कि कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग के क्वेश्चंस को चुन चुन के पहले सॉल्व करें जल्दी से, 1.5 घंटे के अंदर 40 क्वेश्चन कर लें। उसके बाद मैथ्स के वो क्वेश्चंस करें जो उनको आते हैं। एंड इफ यू कैन अटेम्प्ट 40-45 क्वेश्चंस, इट्स फाइन। ओके, अगर आप पेपर सेटर होते या नॉट इवन पेपर सेटर, अगर आप पूरे यूपीएससी को हेड कर पाते जी, आप पूरे सिस्टम में क्या चेंजेस लाते सर? पूरे सिस्टम में। आई एम श्योर दिस इज समथिंग यू थॉट अबाउट एट सम पॉइंट। आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी डे अबाउट दिस। क्योंकि देखिए, पहली बात, यूपीएससी सच में एक बहुत ही शानदार इंस्टीट्यूशन है, इसमें कोई मतलब किंतु परंतु का मामला नहीं। आप ये जानते हो कि आप देश के एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हो इस डोमेन के ना, I know. तो जो आप बोलोगे, मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ जी। और मुझे ये भी ध्यान है कि 2014 के मूवमेंट में मैंने यूपीएससी के खिलाफ खूब जम के बोला था, कई टीवी चैनल से बोला था, कहा था कि यूपीएससी इज नॉट ए डिवाइन इंस्टीट्यूशन। मैं अपनी बात पे कायम हूँ, डिवाइन नहीं है। और ये बात सही है कि यूपीएससी इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री। क्योंकि क्या होता है, जब आप सिस्टम चलाते हैं तो दिक्कतें अलग होती हैं। सिस्टम को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता है। सिंस आई एम रनिंग एन इंस्टीट्यूशन ऑफ माई ओन, हम लोग 1500 लोग काम करते हैं दृष्टि में, हम लोग मिलकर चलाते हैं इंस्टीट्यूशन। क्या होता है कि आलोचना करना इतना आसान काम है, आप कोई भी एक लूप होल ढूंढेंगे, आलोचना कर सकते हैं। और सिस्टम को चलाना इस तरह से कि उसमें एक भी लूप होल ना हो, बहुत मुश्किल काम होता है। सो व्हेन आई
एम्पैथाइज विद द मेंबर्स ऑफ यूपीएससी एज वेल, तब मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, जनरली वो कोशिश करते हैं चीजें ठीक रहें, एक्सेप्ट कभी कभी उनके कुछ मेंबर्स की राय ऐसी होती है जिससे हम एग्री नहीं कर सकते। जैसे 2008 से 14 के बीच में यूपीएससी में बहुत चेंजेस हुए, ड्रास्टिक चेंजेस हुए, जो मैं आज तक मानता हूं कि वो ठीक नहीं है। उनमें कई चेंजेस सीधे सीधे इंडियन लैंग्वेज के खिलाफ थे, नहीं होना चाहिए। एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, कोई भी भाषा हो, अंग्रेजी है, हिंदी है, मराठी है, तमिल है, किसी को नुकसान क्यों होना चाहिए? शहर का बच्चा, गाँव का बच्चा, किसी को नुकसान क्यों होना चाहिए? पर जब आप कुछ ऐसी चीजें इंड्यूस करते हैं जो सीधे सीधे किसी को नुकसान पहुंचाती हैं, तो सवाल उठता है कि ये गलत अप्रोच है आपकी। तो यूपीएससी इन जनरल इज ए गुड इंस्टीट्यूशन, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। उनको प्रीलिम्स में मैथमेटिक्स का जो मानिया उनके दिमाग में बैठा हुआ है और जो फोबिया बच्चों के दिमाग में, उससे थोड़ा सा बचना चाहिए, है ना। इतना मैथ जितना यूपीएससी के बाद चाहिए, आईएएस को कितना मैथ चाहिए भाई? क्यों उसको बहुत गहरे प्रश्न मैथ्स के आने चाहिए? उसको इतना आना चाहिए कि वो टेबल्स, ग्राफ बना सकता हो, समझ सकता हो, कैलकुलेशंस कर सकता हो, कोई रिपोर्ट आई है कैलकुलेशन से चेक कर सकता हो, उसकी कैलकुलेशंस फास्ट भी हो, यहाँ तक समझ में आता है। डेटा इंटरप्रिटेशन कर सकता हो, डेटा सफिशिएंसी देख सकता हो, डेटा मैनिपुलेशन तो नहीं लेकिन डेटा एनालिसिस कर सकता हो, ये सब पूछ लीजिए। लेकिन जानबूझ के इतना मुश्किल बनाना कि वो केवल वही लोग कर सके जिनका मैथ्स बहुत गहरा है, इसकी जरूरत नहीं है। रीजनिंग में जरूरी है भाई, आप वो पूछ ही रहे हैं। और सरप्राइजिंगली सीसेट में 2 सेगमेंट्स हैं, एक है इंटरपर्सनल स्किल्स और एक है डिसीजन मेकिंग। उस पर एक भी सवाल नहीं पूछ रहे 4-5 साल से। जबकि व्हेन यू बिकम एन आईएएस और आईपीएस ऑफिसर, बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टेक डिसीजंस, यू हैव टू कम्युनिकेट विद द पब्लिक। उस पर आप सवाल नहीं पूछ रहे, एक भी नहीं पूछ रहे सवाल। जब भी पहले 10 सवाल आते थे, 10 से 9 हुए, 8 हुए, उसके बाद 4-5 साल से 0 है। तो मुझे लगता है कि फोकस को लेके थोड़ा देखना है। मेंस उनका जनरली इस समय ठीक है, बस उसमें थोड़ी सी ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इवैल्यूएशन में, मॉडरेशन, स्केलिंग सारे सब्जेक्ट्स के बीच में, मीडियम्स के बीच में, मुझे लगता है कि स्केलिंग के मामले में थोड़ा सा वो कमजोर हैं। मीडियम्स के बीच में वो हो सके तो अच्छी बात है, किसी को फायदा ना पहुंचे लेकिन किसी को नुकसान ना पहुंचे, बेसिक बात चल रही है। इंटरव्यू इज सो सब्जेक्टिव, इंटरव्यू के लेवल पर तो मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे, या तो रिसोर्सेस की दिक्कत है या पॉलिसी पैरालिसिस है। आप सोच के देखिए, इस बार जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, मैं तो करीब 70-80-100 बच्चों को जानता हूँ जो सिलेक्ट हुए हैं। कुछ पैनल्स हैं, 2 इंटरव्यू पैनल्स ऐसे थे, मैं नाम नहीं बोलूंगा उनका भी, उनमें जो गया उसकी जिंदगी खत्म हो गई, क्योंकि वो वही सैडिज्म है, पता नहीं क्या है, अपनी कोई कुंठाएं हैं, बच्चों को नंबर देते ही नहीं है जी। आप सोचिए कि 6-7 पैनल्स यूपीएससी में इंटरव्यू के, उनमें से एक पैनल ऐसा है जिसमें एक बच्चे को एवरेज मार्क्स 170 का मिल रहे हैं, और एक अच्छा बच्चा वहां जाएगा तो मान लीजिए कि 190 ले लेगा, वही बच्चा गलती से दूसरे रूम में चला जाएगा तो 150 लेके आएगा। और 40 नंबर का डिफरेंस यूपीएससी का मतलब होता है कम से कम 400 रैंक का डिफरेंस। एक नंबर पे 10-10 रैंक होते हैं यूपीएससी में, इतना सब्जेक्टिव है। फिर मैं वो कहूंगा, वो कोशिश करते हैं, वो मीटिंग्स करते हैं, अच्छा एवरेज सब पैनल्स की ऑलमोस्ट सेम आ जाती है, बस डिफरेंस का है डेविएशन में। अगर एक बोर्ड में सबको 160, 180, 160, 180, 170, 170 मिल रहे हैं और दूसरे में 130, 210, 125, 205 ऐसे मिल रहे हैं, एवरेज सेम आ गई। लेकिन आप किसी बोर्ड में जाएंगे तो 170 के ऊपर जा ही नहीं सकते, किसी में आपको 200 प्लस का स्कोप मिल जाता है, किसी में 130 पाने का रिस्क हो जाता है। तो मैं कई बार सोचता हूँ, यूपीएससी मुझसे खैर पूछते नहीं, बोलो, मैं तो चाहता हूँ कि सरकार पूछे मुझसे कभी, अगर पूछे तो। यहाँ जो मैं समझ रहा हूँ वो ये है कि बहुत बड़ा ह्यूमन फैक्टर रहता है। वो सिंपल सॉल्यूशन है। आप 275 मार्क्स का एक इंटरव्यू ले रहे हैं, आप 100 के 3 कर लीजिए जी, 3 पैनल्स में इंटरव्यू करवा दीजिए। रिसोर्सेज की दिक्कत है, कुछ और मेंबर्स लाइए, टाइम बढ़ाइए, कुछ भी कीजिए भाई, ये देश का भविष्य है, किसी बच्चे का भविष्य है। आप केवल कुछ रिसोर्सेज बचाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को आईएएस बना देंगे जो अगले 35 साल तक परेशान करेगा आपको। इससे बेहतर है कि आप 3 इंटरव्यू ले लीजिए, या एआई लाइए एक ही इंटरव्यू में, एक एआई बॉट लाइए जो हो सकता है इंटरव्यूअर्स को रिप्लेस कर सके। नहीं, मस्ती कर रहा हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ हर इंटरव्यूअर की, सीडिज्म को भी रिस्पेक्ट करता हूँ इन सम वेज। मैं समझता हूँ जो कष्ट आपके दिल में, आप बेसिकली स्टूडेंट्स पर वो कष्ट फेंक रहे हो, पर सॉरी, ऐसा नहीं है कि वो मेंबर जानबूझ के नंबर कम दे रहे हैं, उनके दिमाग में बैठा हुआ है। जैसे आप स्कूल में जब पढ़ते होंगे जी, कुछ टीचर्स का मार्किंग पैटर्न काफी लिबरल होगा, कुछ का बहुत टफ होगा। जो जिंदगी में खुश थे उनका लिबरल, मतलब वो भी एक पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है। ऐसा हो सकता है कि जिंदगी में खुश है पर उसने बचपन में देखा कि सबसे अच्छे आंसर पे 10 में से 6 नंबर मिलते हैं, तो उसके दिमाग में बेंचमार्क 6 का बना हुआ है, वो 6 के ऊपर जाता ही नहीं है जी। एक दूसरा व्यक्ति हो सकता है कि जिंदगी में बहुत खुश ना हो पर बेंचमार्क उसके दिमाग में 8 का बना हुआ है, वो 8 तक जाता है। और इतना सब्जेक्टिव है कि यूपीएससी मेंबर्स को कितना समझाए कि बराबर करो। इसका सॉल्यूशन सही बात यह है कि आप एक इंटरव्यू के बजाय 2-3 कर लीजिए, तो कम से कम जो स्कोप ऑफ सब्जेक्टिविटी कम हो जाएगा। ये बात एसए में भी हो सकती है, एसए में सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, सो मे बी दिस पेपर कैन बी इवैल्यूएटेड बाय 2 एग्जामिनर्स सेपरेटली, ऐसा कुछ करने। मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा है आपसे बात करके। आपकी एनर्जी ऐसी है, शायद इसलिए आपकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है। हो सकता है कि जब आप किसी रूम में एंटर करते हो आप सुकून के साथ एंटर करते हो। शायद। आपका बचपन कैसा था सर?
जैसा होना चाहिए एक बच्चे का, ठीक वैसा। ऐसे ही थे आप? नहीं, बहुत शरारती, बहुत बदमाश। ओके। देखिए एक कहावत है, हर साधु का एक अतीत होता है, उसे भी ध्यान रखना चाहिए। कोई साधु पैदाइश नहीं होता। साधु बहुत बड़ा शब्द है, मैं खुद के लिए नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जिसने जम के बदमाशी बचपन में ना की हो वो शांत हो नहीं सकता। इसलिए मेरा मानना है कि जो बच्चे बहुत सीधे हैं वो बच्चे नहीं है। एक बच्चे को ऐसा होना चाहिए कि वो छठी का दूध याद दिला दे पेरेंट्स को, टीचर्स को। तो मैं वैसा ही था, बहुत बदमाश। बदमाश मतलब नॉट इन नेगेटिव सेंस, लेकिन इनडिसिप्लिन करना जितना बच्चे करते हैं वैसा करना, एडवेंचरस, लड़ाइयाँ भी करना, और ऑन द सेम लेवल स्टेज पे खड़े होना 2000 बच्चों के सामने डिबेटिंग करना। स्कूल का इलेक्शन मैंने लड़ा, जीता। पूरे स्कूल में एक माहौल इस तरह का बनाना, इलेक्शन कैंपेनिंग करना, हर क्लास में जाके बच्चों से बात करना, स्कूल में हीरो बन जाना, कभी कभी जीरो बनना, वो भी सब चीजें। टीचर से बहुत पिटना, कई हजारों बार मुर्गा बनना, वो सब भी किया। और हजारों बच्चों के सामने पुरस्कार मिले, ये भी कई बार। तो बहुत डाइवर्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की चाइल्डहुड रही है। कुछ गलत किया आपने जिंदगी में? बहुत सारी चीजें। Okay. बहुत सारी। सबसे बड़ी गलती क्या थी? ऐसे कभी लिस्ट बनाई नहीं इस तरह से, लेकिन स्कूल लाइफ में एक बार ऐसा हुआ था कि झगड़ा हो गया था एक लड़के से, तो फिर 15-20 दोस्तों को ले जाके उसको पीटा था बहुत ज्यादा। तो ऑर्गेनाइज गुंडागर्दी आप कह सकते हैं, पहली बार 7वीं-8वीं क्लास में की थी। कहाँ की बात कर रहे हो आप? मैं हरियाणा में भिवानी एक शहर था, वहां रहता था। फिर उतना ही पिटा भी था घर पे आने के बाद, जब घर पे सूचना मिली। तो वो सब चलता था। लेकिन ऐसी कोई गलती जो बहुत रिग्रेट वाली हो, मुझे बहुत नजर नहीं आती। ओके। उस लड़के से आप मिलो उसके बाद? नहीं, उसके बाद नहीं। शायद वो पॉडकास्ट देख रहे हैं आप, हो सकता है, देखिए। आज तक खुन्नस के साथ वीडियोस दे इसने मारा था, पर इस पॉडकास्ट देखकर उसे अच्छा लग रहा है। बहुत अजीब सवाल पूछना चाहूंगा, मैं ये जानता हूँ, पर ये मैं आपके दिल की बातें जानने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको इतने व्यूज मिलते क्यों हैं आपके अकॉर्डिंग? इतने सारे लोगों ने डिमांड किया कि आपको लाना है पॉडकास्ट। अच्छा, मुझे इस बात का आइडिया नहीं है। अच्छा। मतलब बहुत सारे लोग चाहते थे, मतलब हम कमेंट सेक्शन बहुत ज्यादा स्कैन करते हैं, और जब भी किसी का नाम दिख जाता है एक एक्सेल शीट बनाते हैं, और उस शीट में आपका नाम सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली मेंशन्ड होता है। अच्छा। हमेशा। क्यों? आपके अकॉर्डिंग क्यों इतना ज्यादा प्यार? मतलब मेरे जो वीडियोस यूट्यूब पे हैं, जनरली काफी लंबे वीडियोस हैं, फिलोसफी पे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पे हैं। तो एक तो ऐसा ग्रुप है जिसको स्कूल कॉलेज में इन विषयों पर पढ़ने का मौका नहीं मिला, और उसको पढ़ के बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे मुझे कई लोग मिलते हैं, मैसेज करते हैं। दूसरा, मेरी क्लासेस बहुत सारी हैं जो यूट्यूब पे हैं, उनमें हंसी मजाक बहुत ज्यादा होता है। तो हंसते हंसते कोई इंपॉर्टेंट बात बीच में आ गई, उसकी रील्स बन गई। ऐसे हजारों चैनल हैं जो रील्स बनाते हैं, मैं नहीं जानता कौन है। तो उससे क्या होता है कि वो रील जब बच्चे बार बार देखते हैं, फिर एआई काम करता है इन सब एप्स में, आप एक बार देखेंगे तो बार बार आपके सामने आता रहेगा। तो मेरे ख्याल से यही वजह होगी कि सुकून मिलता होगा शायद कुछ लोगों को। मुझे सच में नहीं पता कि मैं इस सवाल का क्या जवाब दूं। क्यों इतनी पॉपुलैरिटी, मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता। आई फील कि किसी भी अच्छे पब्लिक स्पीकर में बहुत एम्पैथी होती है। आप में भी बहुत ज्यादा एम्पैथी है, इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाकर, उनके दिलों के बारे में सीख कर। पर मेरा दिल ये कहता है कि आपका दिल एट सम पॉइंट आपकी लाइफ में टूटा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, रोमांटिकली नहीं कह रहा हूँ। वैसे तो टूटते ही दिल, सबके टूटते हैं। हाँ, मतलब लाइफ ने आपका दिल तोड़ा है, रोमांटिकली नहीं। हाँ, वैसे तो मतलब 2-3 ऐसे इंसिडेंट्स हैं ही, बड़े इंसिडेंट्स हैं। क्या था सबसे बड़ा कैरेक्टर डेवलपमेंट का इंसिडेंट? हाँ, ये अगर कहना हो तो जब मैं 17 साल का था, डीयू में आ गया था। मैं 16.5 की उम्र में डीयू में आ गया था। तो मैं 16.5 की उम्र में डीयू में आ गया था। 17 का हुआ जब बीए फर्स्ट ईयर में था। तो हमारे घर में एक ट्रेजेडी हुई बहुत बड़ी, नॉट समवन्स डेथ, लेकिन वैसी ट्रेजेडी हुई। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो महल से सड़क पे आ जाने की स्थिति बन गई। सो इन द एज ऑफ 17 व्हेन आई वाज एंजॉयिंग माय लाइफ, सब कुछ मेरे पास जो दिल्ली में एक बच्चे को चाहिए रहने के लिए। बस एक बाइक लेने वाला था मैं, उस समय ले नहीं पाया था, लेकिन दोस्तों के पास बाइक थी। उस समय अचानक ऐसा हुआ कि ये चीजें सब खत्म हो गई घर में, और फिर मुझे अपने पेरेंट्स और सबको सपोर्ट करने के लिए सेल्समैन की नौकरी करनी पड़ी। तो मैंने ग्रेजुएशन का अपना पूरा बाकी टाइम सेल्समैन की जॉब करते हुए निकाला। कैलकुलेटर्स बेचता था मैं, फिर प्रिंटिंग कार्ड्स बेचता था। मतलब प्रिंटिंग की एक सेटअप था, उसमें ऑर्डर्स लाना, प्रिंटिंग करवाना, सप्लाई करना, वो सब करता था। वो 2 साल बहुत टफ थे। ज्यादा टफ ये नहीं था कि मैं काम कर रहा हूँ, वो तो ठीक है, बच्चे तो फ्लेक्सिबल होते ही हैं। अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छी कंडीशन से अचानक बहुत खराब कंडीशन में आते हुए देखना, यहाँ सर्वाइवल भी एक क्राइसिस हो, रिस्क बहुत सारा, डेंजर बहुत सारा हो, वो बड़ा टफ था। लेकिन मैं अपने पेरेंट्स को हमेशा कहता रहा, तो मेरी माँ नहीं है, 4-5 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई।
उनको हमेशा गिल्ट रहा कि हम जब बच्चों का करियर बनने का टाइम था, हम 3 भाई हैं, मैं उस समय 17 का था,